नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। योगी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट प्रस्तावों में लोक कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता को प्राथमिकता दी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृद्धि और गरीब वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बजट में महिला सशक्तिकरण और बालिका कल्याण योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट में 813 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब और असहाय बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। नए लाभार्थियों की पहचान गरीबी रेखा के आधार पर की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर जरूरतमंद बुजुर्ग को पेंशन का लाभ देना है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं की पात्रता अब घर बैठे ऑनलाइन चेक की जा सकती है। इस योजना में परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। योजना में बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि विभिन्न चरणों में दी जाती है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इससे बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल रहा है। मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण शुरू किया गया है, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण पर केंद्रित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस फेज में कई नई गतिविधियां शुरू की गई हैं। इनमें महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण जागरूकता कार्यक्रम और बालिकाओं के लिए स्वच्छता अभियान शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित पेंशन दी जा रही है। लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। हर महीने निर्धारित तिथि पर पेंशन जारी की जाती है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम से ब्राह्मण समुदाय में बीजेपी के प्रति असंतोष बढ़ गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि नए शैक्षिक नियम परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। यूजीसी के विवादास्पद प्रावधानों का शिक्षाविदों और छात्रों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब पूरे देश में बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी तो दिल्ली से उनकी सरकार हटेगी। उन्होंने कहा कि जनता अब बीजेपी की असलियत समझ रही है और विकास के झूठे दावों से अब कोई भ्रमित नहीं होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हमारा लक्ष्य है और सबका भाव समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और हर वर्ग को समान अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने संकेत दिया है कि वे 2029 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला उचित समय पर लिया जाएगा और पार्टी नेतृत्व के परामर्श से ही कदम उठाया जाएगा। बृजभूषण सिंह वर्तमान में कैसरगंज से सांसद हैं।
अयोध्या सीट से उनकी दावेदारी की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि जनसेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देगी वहां से लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वामी जी के बहाने हिंदुत्व के दुश्मनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल धर्म और आस्था के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केशव मौर्य ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश और ठंड बढ़ने का अनुमान है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सर्दी से बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया है। मौसम बदलाव से यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास की कहानी प्रस्तुत की। झांकी में राम मंदिर और प्रदेश की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश भर में 1,48,00,000 बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी और देशभक्ति गीत गाए। विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह में भव्यता देखने को मिली। मेरठ के छपार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी मारा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक अपराधी ढेर हो गया। मृतक कई आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस ने मौके से हथियार और गोलियां बरामद की। एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में यूजीसी बिल के विरोध में छात्रों ने मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। छात्र संगठनों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग की। विश्वविद्यालय परिसरों में तनाव का माहौल है। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्र नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। कानपुर में एक दुखद घटना में ई-रिक्शा पलटने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ गणतंत्र दिवस समारोह से तिरंगा लेकर घर लौट रहा था। अचानक ई-रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें बच्चे को गंभीर चोटें आईं। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार में शोक की लहर है। ये घटना सड़क सुरक्षा की अहमियत को दर्शाती है। गोरखपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी में 35 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे अलग अलग राज्यों से ड्रग्स मंगवाकर स्थानीय स्तर पर बेचते थे। पुलिस ने कहा कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और युवाओं को निशाना बना रहा था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है और नेटवर्क की जांच जारी है। मेरठ बुलंदशहर रोड पर चलती इलेक्ट्रिक कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार में सवार लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे और बड़ी दुर्घटना टल गई। आग की लपटें तेजी से फैल गईं और देखते ही देखते पूरी गाड़ी राख कर जल गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच में बैटरी में शॉर्ट सर्किट होना आग का कारण बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जौनपुर में मतांतरण कराने के आरोप में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। आरोपी लोगों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जांच में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। अयोध्या के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है।
इन्होंने राम मंदिर और अन्य प्राचीन मंदिरों के अवशेषों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके शोध से भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिली है। वर्षों की मेहनत और समर्पण से उन्होंने कई दुर्लभ अवशेषों को खोजा। पुरातत्व विभाग में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। सम्मान मिलने पर उन्होंने कहा कि ये पूरे पुरातत्व समुदाय के लिए गौरव की बात है। वे आगे भी शोध कार्य जारी रखेंगे।